Okay, so my dear friends, we have covered majority of the portion of grinding machine. ग्राइंडिंग प्रोसेस किस प्रकार से होती है, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। हम लोगों ने जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी देखा। ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हम लोग माउंट करते हैं, बॉन्ड करते हैं, वो किस प्रकार से किया जाता है, कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, वो सारा हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में देखा है। बॉन्ड की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि फ्रिक्शन होगा ग्राइंडिंग प्रोसेस के तहत, तो उतने ज़्यादा फ्रिक्शन को भी सस्टेन करने की कैपेबिलिटी बॉन्ड में होनी चाहिए। फ्रिक्शन हो गया, फिर हम लोग फीड डेप्थ ऑफ कट देंगे तो उसके साथ साथ हम लोग लोड अप्लाई करेंगे। लोड अप्लाई करने के साथ साथ वो लोड सस्टेनेबल कैपेबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए। अगर हम लोग कूलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सी जगहों पे वाटर का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो हम हमारे बॉन्ड को उस कूलेंट से भी बचाए और वो कूलेंट के वजह से हमारे बॉन्ड में एब्रेसिव पार्टिकल में कुछ डिफॉर्मेबिलिटी नहीं आए, यहाँ तक हम लोगों ने केयर रखा है। और ऑफ कोर्स अलग अलग बॉन्ड की अलग अलग स्पीड लिमिट है। 33 मीटर पर सेकंड से लेकर 80 मीटर पर सेकंड का हम लोगों ने रेंज देखा है। विट्रीफाइड बॉन्ड देखा है, अलग अलग प्रकार के बॉन्ड देखे हैं, रबर बॉन्ड है, बेकलाइट है, राइट। नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द साइज एंड शेप्स ऑफ द व्हील। जनरली आप लोगों ने जो ग्राइंडिंग मशीन देखा है, इवन दो मैंने आप लोग को वीडियोस में दिखाया था, अपने वर्कशॉप में भी है, वो एक स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील रहता है, एक जनरल पर्पस, काफ़ी कॉमनली इस्तेमाल में लिया जाता है। लेकिन स्पेशल पर्पस ग्राइंडिंग मशीन के तहत हम लोगों ने देखा अलग अलग कॉन्टूर्स होते हैं। इवन दो सेंटरलेस ग्राइंडिंग में देखा कॉन्टूर्स है, कर्वेचर है, कर्वेचर पे भी हम लोगों को ग्राइंडिंग करना है। हम लोगों को इंटरनल ग्राइंडिंग करना है, कोई होल है बड़ा सा, उसके अंदर की पेरीफेरी में भी हम लोगों को ग्राइंडिंग करना है। तो वो सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अलग अलग शेप के, अलग अलग डायमेंशन के ग्राइंडिंग व्हील्स बनाए और उसके ऊपर हम लोगों ने एब्रेसिव पार्टिकल्स लगाए बॉन्ड्स के ज़रिए। ओके, तो आप देख सकते हैं। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दोज पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ sizes of grinding wheels. First one, straight, most commonly and popularly used one. But of course, apart from straight, we can use the recessed one side just below to the straight. You can see second type of grinding wheel. It is nothing but the recessed one side. आप इसमें देख सकते हैं जो अंदर का शाफ्ट के लिए जो होल है, उसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा उसमें स्लॉट बनाया गया है जिसको रेसेस बोला जाता है। और ज़्यादा पकड़ देने के लिए, ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ देने के लिए हम लोग इस प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं। नाउ रेसेस्ड टू साइडेड, हम लोगों ने इसके पहले की इमेज में देखा वन साइडेड रेसेस था। अब यहाँ पर दोनों साइड से हैवी ड्यूटी वर्क परफॉर्म करना है, दोनों साइड से अगर हम लोग ग्राइंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, रैंडम मैनर में होने वाला है, तो हम लोग इस टाइप के टू साइडेड रेसेस ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करेंगे। देन टेपर्ड as we all are aware that tapered is nothing but conical type of shape, right? Then cylindrical one, straight cup type। अब आप देख सकते हैं इस इमेज में स्ट्रेट कप टाइप में एक
कप जैसे शेप में इस ग्राइंडिंग व्हील को बनाया गया है। इसके मदद से जो है हम लोग इंटरनल पेरीफेरी से भी ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ स्पेशल पर्पस अलग टाइप का एक और फ्लेयरिंग कप आप देख सकते हैं एंड डिश शेप का भी ग्राइंडिंग व्हील। अगर आप लोगों के जहन में होगा कि काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड साइजेस, तो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं उनके एंगल्स भी प्रिस्क्राइब्ड रहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड उनके डायमेंशंस और उनकी एंगल्स होती है, राइट। एज यू कैन सी रेंजिंग फ्रॉम 90 डिग्री टू 65, 45, इवन दो कर्वेचर, तो ये सारा काफ़ी हाई एंड पे, टॉप एंड पे इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। Now you can see the kind of abrasives, silicon carbide, aluminum oxide or the CBM. Now more prominently grade or standard of bond. हम लोगों ने इसके पहले ग्रेड्स के बारे में देखा। ये पर्टिकुलर इमेज हम लोगों ने इसके पहले भी देखी है कि जो एब्रेसिव पार्टिकल्स रहेंगे वो 4 to 240 रेंज में रहेगा, ग्रेड में रहेगा, 240 to 600 मेशिंग में रहेगा। तो उसका बाइफर्केशन भी रहता है कि हम लोग किस प्रकार से इसको इस्तेमाल करेंगे, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। The grade depends on the kind of hardness of bonding material. Okay. If bond is strong, then it is capable to hold the abrasive grains. It is called a hard well, otherwise a soft well, isn't it? हम लोगों का अगर ग्रेड स्टैंडर्ड है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है अगर, तो हम उसको हार्ड वेल कहेंगे, अदरवाइज इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू द सॉफ्ट व्हील। ऑफ कोर्स सॉफ्ट व्हील है तो हम लोग उसके ऊपर सॉफ्ट प्रकार के मटेरियल्स का ही ग्राइंडिंग करेंगे, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, राइट। That picture we have already discussed the structure of grain spacing. This picture is representing the structure of the grains and their spacing. First one is densely mounted, next one is the moderately spacing, and last one is openly spaced. And even though the bondings are accordingly made, even though bond के स्लाइड में भी हम लोगों ने देखा कि बॉन्ड में ही हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स को मिक्स किए जाते हैं। कुछ उसी तरीके से जो एग्जांपल हमने इसके पहले सेट किया था, मंजे के ऊपर, पतंग के मंजे की ओर डोर के ऊपर एक कांच का लेयर चढ़ाते हैं, लेकिन कांच का लेयर चढ़ाने के लिए हम लोग डायरेक्टली नहीं लगाते, हम उस कांच के पार्टिकल को किसी एडहेसिव में मिक्स करते हैं। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो उस एडहेसिव में मिक्स करके ही उस फाइन ग्लास के पार्टिकल्स को चढ़ाया जाता है डोर के ऊपर। कुछ वैसा ही यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल का माउंटिंग होगा। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ कटिंग एजेस पर यूनिट एरिया ऑफ द व्हील फेस और to the space available between the grains. Soft materials require wide spacing, whereas fine finishing requires close spacing. हम लोग अगर काफ़ी फाइन फिनिश चाहते हैं, क्लोज टॉलरेंस एक्यूरेसी चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को ये स्पेसिंग काफ़ी क्लोज रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा क्लोज रहेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ मटेरियल रिमूवल रहेगा। मटेरियल रिमूवल रेट क्लोज डेंस्ड स्पेसिंग का ज़्यादा रहेगा। नाउ यू कैन सी द
standardization or the standardized numbering system of the grinding wheel. I will request you all to take the screenshot of your screen so that you can remember easily for longer time the standardized marking system of the grinding wheel. इसमें आप देख सकते हैं पहला 51 A 36 L 5 V and 23, ये 7 डिजिट वाला एक प्रकार का कोड रहेगा, स्टैंडर्डाइज्ड कोड रहेगा, और हर एक डिजिट किसी न किसी चीज़ को, किसी न किसी प्रॉपर्टी को, वो चाहे एब्रेसिव पार्टिकल हो गया, उसका ग्रेड रहेगा, बॉन्डिंग कौन सा बॉन्ड इस्तेमाल किया गया है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारा जो है इस नंबरिंग सिस्टम से ऑब्जर्वर या फिर जो मशीनिस्ट रहेगा वो उसको समझ में आएगा। तो देखते हैं, ये पहला जो नंबर दिया गया है 51, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज़ द प्रीफिक्स, इट इज़ द मैन्युफैक्चरर सिंबल indicating exact kind of abrasive particle, abrasive fuse, which is an optional one. Next, A, it represents the abrasive type, whether it is aluminum oxide or silicon oxide. If it is C, then it represents the use of abrasive type is silicon oxide. Then the grain size, for example 36, the 36 will fall in the category of medium, right? As you can see, as you can observe in the table, coarse, medium and fine, and last one is very fine. Spacing, it is the abrasive particle, isn't it? The dimension of abrasive particle. L, it represents the grade, whether it is a soft one, it is medium or hard one, right? Then last one is the structure. स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने इसके पहले इमेज में देखा था, वो डेंस्ड है या ओपन है, उसका रेंज दिया है 1 to 8 and 9 to 16, gradually increasing है, that represent the gradual spacing of the abrasive particle और उसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है. Then V is nothing but the bond type, आखिरी से दूसरा, सेकंड लास्ट, राइट? ये टाइप ऑफ बॉन्ड, हम लोगों ने इसके पहले जितने भी प्रकार के बॉन्ड देखे और किस बॉन्ड से ग्राइंडिंग व्हील बनाया गया है, एब्रेसिव पार्टिकल लगाए गए हैं, वो रिप्रेजेंट करता है. आई विल स्टार्ट फ्रॉम V बिकॉज in the example V is shown, that is why it is a vitrified one. V represents the vitrified type of bond, S represents silicate, RF represents the rubber reinforced, only R it represents rubber. रबर के साथ बना हुआ, आप लोगों ने रबर का अगर मैन्युफैक्चरिंग देखा होगा तो काफ़ी उसमें इलास्टिसिटी तो होती ही है. वो अगर हम लोग एक लेयर इसके ऊपर चढ़ाते हैं तो ऑफ कोर्स एज ए बॉन्डिंग तो ये इस्तेमाल में आ ही सकता है, लेकिन उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. हम ज़्यादा लोड उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, ज़्यादा तो उसके ऊपर अगर फ्रिक्शन होगा तो डिफॉर्मेबिलिटी आ सकती है. देन O is the oxychloride, E represents shellac, capital BF represent the resinoid reinforced, and B represents resonoids. Now last one, it is the
मैन्युफैक्चरर्स रिकॉर्ड, मैन्युफैक्चरर जो है, कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है, वो अपने रिकॉर्ड के लिए इस नंबर को अपने पास रखती है। बहुत सारी बैचेस में बहुत सारा मास प्रोडक्शन होता है, तो पर्टिकुलर वो नंबर का अगर वो बेच दिया है और उसके ऊपर डिफॉर्मेबिलिटी आई है, टूट गया, क्रैक हो गया, तो वो मैन्युफैक्चरर को समझ में आएगा कि वो कौन सी बैच का था, उसकी वारंटी है पीरियड में है, गारंटीड पीरियड में है, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरर अपने अनुसार उसका मार्किंग करता है। तो इन शॉर्ट ये काफ़ी क्रूशियल पॉइंट है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट के तौर पे अपने साथ में हमेशा रखिएगा। जल्द से जल्द और आसानी के साथ आप लोगों को ये याद होगा। Microstructure, as you can see here, the microstructure of the grinding wheel, the SEI micrograph of the stainless steel chips from a grinding process, the top capital T of the chip have the typical shear front lamella structure, while the bottom capital B is the smooth one. और ये 4800 गोनीला इसको जूम किया गया है, काफ़ी फाइन इमेज आया है इसमें चिप का माइक्रो स्ट्रक्चर। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग